ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल प्रीलिम्स में, मेन एग्जाम में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद। और आप देखते हैं कि खूब आतंकवाद की बातें होती हैं, और जब आतंकवाद शब्द आता है ना, तो पाकिस्तान का नाम आना स्वाभाविक सी बात है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, और इसमें आप देखते हैं कि ये आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और देखिए, आतंक एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या समूह में डर, भय, घबराहट की भावना पैदा करता है एक तरह से। तो आज आतंकवाद पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। यह मानवता, शांति, सह अस्तित्व, विकास और लोकतंत्र जैसे मूल्यों का शत्रु है। यह एक ऐसे कट्टर सोच का परिणाम है जो सिर्फ विनाश, भय और नफरत को जन्म देता है। इतिहास इसका साक्षी है कि आतंकवाद हर दृष्टि से विध्वंसक है। यह भ्रम ही है कि कोई आतंकी स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता है। कोई भी मजहबी, वैचारिक या फिर राजनीतिक कारण आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता है। आतंक की कोख से क्रांति नहीं, सिर्फ घृणा, बर्बादी, हताशा जन्म लेती है। कोई मानवीय उद्देश्य कभी भी खून खराबे और हिंसा से हासिल नहीं किया जा सकता है। और आप देखेंगे कि इसमें प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां तो समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन आतंकवाद ऐसी महामारी है जो अपने आप खत्म नहीं होगी। इसके खात्मे के लिए ठोस और सामूहिक प्रयास जरूरी है। जब तक इसका अस्तित्व रहेगा, वह विश्व शांति और सहस्थिति की भावना को नुकसान पहुंचाता रहेगा। भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक का भारत दशकों से शिकार रहा है। पहलगांव में बेगुनाह पर्यटकों को केवल उनके मजहब के आधार पर मारा गया। यह क्रूरता बर्बरता की पराकाष्ठा भी थी, और इस हमले का मकसद भारत की एकता तोड़ना और देश में डर फैलाना था। पर ऐसी घिनौनी कोशिश हमेशा नाकाम ही होती है। कोई मजहब निर्दोषों की हत्या उचित नहीं ठहराता है। आतंकी केवल मजहब का नाम लेकर और अपने कुकर्मों को वैधता देने की कोशिश करते हैं। अब हमारी नीति है कि आतंकी जहां भी होंगे, हम उन्हें समाप्त करने से नहीं हिचकेंगे। आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंक के मास्टरमाइंड के बीच आतंक किए बिना मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत अब पहले की तरह केवल प्रतिक्रिया करने वाला देश नहीं रहा। हमारी नीति में मौलिक परिवर्तन आया है। अब हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हैं। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हमारी इस नई नीति और संकल्पबद्धता का प्रमाण है। अब हम यह भेद भी नहीं करेंगे कि आतंकी राज्य प्रायोजित है या किसी संगठन से जुड़े हैं। जो देश आतंक को समर्थन देते हैं, उन्हें अब आप देखते हैं कि क्या सीधा जवाब दिया जा रहा है। कुछ समय पहले नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हम एक अकेले हमले को भी कई हमलों के समान मानते हैं। जब तक आतंकवाद का समूलनाश नहीं हो जाता, भारत शांत नहीं बैठेगा। ऑपरेशन सिंदूर द्वारा भारत ने न केवल आतंकियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की, यह भी दिखा दिया कि भारतीय सशक्त बल और सरकार आतंकवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए आप देखिए प्रतिबद्ध है। हालांकि आतंकियों, उनके शिविरों को नष्ट करना एक आवश्यक कदम है, पर पर्याप्त नहीं है। आतंक खत्म करने के लिए उसे पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा जो उसे आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक समर्थन देता है। जब तक इस संरचना को नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक यह समस्या लौट लौट कर आती रहेगी। भारत ने वैश्विक मंचों पर उन राष्ट्रों को भी बेनकाब किया है जो आतंक को रणनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। और आप देखिए, भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित कर यही स्पष्ट संदेश दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता रहेगा, तब तक उसे आर्थिक या फिर कूटनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। सिंधु नदी प्रणाली उसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आतंकवाद ऐसा वायरस है जो सीमाओं की परवाह नहीं करता है। आतंकी घटनाओं से प्रभावित देशों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह समय की मांग है कि वैश्विक समुदाय राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर आतंक के विरुद्ध एकजुट हो और किसी रणनीतिक गठबंधन या राजनीतिक झुकाव को इस वैश्विक लड़ाई की दिशा और प्रभाव को कमजोर नहीं करना चाहिए। इस लड़ाई में सबसे बुनियादी कदम आतंकवाद की एक सर्वस्वीकृति और व्यवहारिक
परिभाषा तय करना है होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किया है, किंतु अब तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई। इस कारण आतंकी हमलों की जांच, कानूनी कार्रवाई और अभियुक्तों के प्रत्यर्पण जैसी प्रक्रियाएं बाधित होती हैं। वैश्विक समुदाय शीघ्र आतंकवाद की एक स्पष्ट परिभाषा तय करे ताकि उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रभावी और न्यायपूर्ण हो सके। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भी यह समझना होगा कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले बेल आउट पैकेज और ऋण किस प्रकार सीमा पर आतंकवाद के पोषण में खर्च होते हैं। भारत ने आईएमएफ में इसी पर जोर दिया कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश को बार बार आर्थिक सहायता देना न केवल गलत संदेश देता है बल्कि वैश्विक मूल्यों की अवहेलना भी करता है। आपने देखा होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था, उस समय आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 मेंबर है। इसके द्वारा पाकिस्तान को मदद दी जा रही थी। यह वित्तीय एजेंसियों की साख पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने के साथ पाकिस्तान जैसे देशों के लिए प्रोत्साहन भी बन जाता है। और जब तक पाकिस्तान ईमानदारी से अपने आतंकी नेटवर्क को पूर्णतः समाप्त नहीं करता, तब तक उसे किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए। और आप देखते हैं कि FATF की ओर से उसे ग्रे लिस्ट में बनाए रखना एक तार्किक और अनिवार्य कदम है। पाकिस्तान में स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में कोई विभाजन रेखा नहीं बची है। जिस देश के सैन्य अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित लश्कर जैसे कि आतंकियों के जनाजे में भाग लेते हों, उससे आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग की अपेक्षा करना भोलेपन होगा। और आप देखिए खतरा लगातार बना हुआ है कि पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और वे नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ हाथ पहुंच सकते हैं। यह समस्त मानवता के लिए अत्यंत गंभीर खतरा है। इसलिए पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लाया जाए। छद्म युद्ध को चुनौती भी खतरनाक है। कुछ देश अपने मित्र राष्ट्रों की आड़ में पड़ोसी देशों में आतंक इस अस्थिरता फैलाते हैं। जब तक इस प्रवृत्ति को उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। आतंकी हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया स्थान विशेष या पीड़ितों की राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जब देश अपने स्वार्थों के अनुसार तय करते हैं और किस हमले की निंदा करनी और किसकी अनदेखी, तब यह आतंक के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों को कमजोर करने के साथ अप्रत्यक्ष रूप से आतंकियों को वैधता प्रदान करता है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के सुरक्षित ठिकानों का असर केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। अति आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल ने आतंकी संगठनों की पहुंच को वैश्विक स्तर पर विस्तृत कर दिया। जब आतंकी खतरे किसी भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं रहे, तब तक उनसे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग अनिवार्य है। लेखक केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग को क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। फिर हादसे के बाद जागी सरकार। अहमदाबाद में आरसीबी के आईपीएल के खिताब जीतने पर बेंगलोर में जश्न के दौरान मची भगदड़ से 11 की मौत के बाद हरकत में आई कर्नाटक सरकार इसी धारणा को पुष्ट करती है कि सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से हमारे शासन तंत्र का कोई जवाब नहीं है। और ये हर बार होता है। आप देखते हैं कुम्भ में देखा आपने रेलवे दुर्घटनाएं देखी, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ देखी, कहीं आप देखते हैं कोई संत महात्मा आता है वहां भगदड़ देखी, कथा करता है वहां मरते हैं लोग। और आपने देखा बाद में सरकार क्या करती है? लीपा पोती करती है, प्रशासन जागरूक होता है, बड़ी बड़ी हमदर्दी यहाँ जताई जाती है, मुआवजे का ऐलान किया जाता है, कमेटियां बना दी जाती हैं। बाद में मालूम नहीं चला आज तक कि उन कमेटियों का क्या हुआ, उनकी रिपोर्ट में किसे जिम्मेदार ठहराया गया, उनसे हमने सीख क्या ली। फिर हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं कुंभकर्ण की तरह। फिर कोई घटना घटती है, फिर हम लोग हाहाकार करने लगते हैं। और मैं तो ये मानने लगा हूं कि एक वो नीति बन चुकी है कि गरीब का मरना, आम लोगों का मरना आम बात हो गई है। हादसे के वक्त पूरी तरह दिशाहीन नजर आई कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने आनंद फानन पुलिस कमिश्नर समेत कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करते हुए आरसीबी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अब आप ये सोचिए कि पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, किसी पर दुनिया भर की बातें हो रही हैं, लेकिन आप देखते हैं कि किसकी गलती थी इसमें और पहले से ध्यान क्यों नहीं रखा गया, ये भी तो मायने रखता है। आदेश की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश माइकल डी कुन्हा की अध्यक्षता में एक संसदीय सदस्यीय जांच आयोग भी बना दिया गया और जिसे 30 दिन में रिपोर्ट देनी है। संभव है कि सरकार की सक्रियता कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बेंगलोर हादसे का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करने का भी परिणाम हो। ये आप देखते हैं कि कर्नाटक बेंगलोर इसकी राजधानी है, इसकी सीमा आप देखिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था।
सिद्धारमैया यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं, 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये क्या कर्नाटक। और इसमें दो राय नहीं है कि जीत के जश्न के मौत के मातम में बदल जाने के लिए आरसीबी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और संबंधित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो संभावित परिस्थितियों का सही आकलन करते हुए जरूरी व्यवस्था करने में नाकाम रहे। एक कॉरपोरेट की फ्रेंचाइजी टीम की किताब जीत का जश्न मनाने के लिए कार्य दिवस पर भी लाखों की संख्या में जुटे प्रशंसकों के संयम अनुशासन पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन खुशी के मौके के हादसे में तब्दील हो जाने देने के लिए अपनी जिम्मेदारी से राज्य की कांग्रेस सरकार मुक्त नहीं हो सकती है। फ्रेंचाइजी टीमों वाला आईपीएल क्रिकेट का बाजारीकरण है, खिलाड़ियों की बाकायदा नीलामी होती है, जो ज्यादा दाम लगाता है क्रिकेट उसी फ्रेंचाइजी की जर्सी पहन लेते हैं। फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए क्रिकेट एक और कारोबार की तरह ही है, जिसमें टिकट बिक्री और प्राइज मनी समेत कमाई के कई स्रोत होते हैं। आईपीएल खेलने के साथ मनोरंजन भी है और कारोबार भी, जैसा कि कुछ अन्य खेलों विशेष रूप से फुटबॉल के मामले में है। आरसीबी का आईपीएल खिताब जीतकर बेंगलोर पहुंचने पर उसके उत्साही प्रशंसकों में उत्साह होना समझा जा सकता है, लेकिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार उसका स्वागत करने एयरपोर्ट किस उपलक्ष्य में गए थे। और विजेता टीम का बाकायदा विधानसभा परिसर में अभिवंदन किया गया, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत गणमान्य लोग मौजूद थे। क्या कभी ऐसा स्वागत क्रिकेट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी जीतने पर कर्नाटक की टीम का हुआ है? और देखिए, आईपीएल 2007 में स्थापना हुई थी, 2008 में इसका पहला संस्करण हुआ था। तमाम आईपीएल फ्रेंचाइजी अपनी टीमों के नाम से विदेश की अस्मिता जोड़कर फेस करते हैं, ताकि प्रशंसक वर्ग तैयार कर सके। आरसीबी के नाम के पहले दो शब्द शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी के चर्चित ब्रांड रॉयल चैलेंजर्स से उसमें बेंगलोर जोड़ दिया गया, जहां उसका मुख्यालय है। आरसीबी के सबसे बड़े स्टार विराट कोहली दिल्ली के हैं, कप्तान रजत पाटीदार मध्य प्रदेश के हैं और फाइनल मैन ऑफ द मैच कुणाल पांड्या गुजरात के हैं। इसमें आप देखिए कर्नाटक का क्या है, यही समझ में नहीं आता है। यदि इस सब के बाद भी आरसीबी का खिताब जीतकर कर्नाटक सरकार के लिए गौरव की बात थी, तो वो सत्ता, आरसीबी प्रबंधन, पुलिस प्रशासन को बुनियादी सजगता बरतने से किसने रोका? यह मानने के अच्छे भले कारण है कि ऊपरी दबाव के चलते ही पुलिस आनन फानन आरसीबी की जीत का समारोह मनाने के लिए अनुमति देने को तैयार हुई। क्या राज्य सरकार इस जश्न के जरिए अपनी भी लोकप्रियता बढ़ाना चाह रही थी? लगता तो यही है। अगर शहर में कोई आयोजन हो रहा है तो वहां सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, पर वह अपने दायित्व निर्वाह में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। आप देखते हैं कि अब भले ही सरकार और आरसीबी प्रबंधन ये संवेदनाएं जता रहे हैं, पर हादसे के बावजूद जीत का जश्न जारी रहना संवेदनहीनता को बयान करता है। आपदा को भी अवसर में बदलने की राजनीति भी हमारे देश में पुरानी है। बेंगलोर हादसा होते ही भाजपा और जनता दल सेकुलर राज्य की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफे मांगने में जुटे गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह समय राजनीति करने का नहीं है। बेशक आपदा का समय राजनीति करने का नहीं, स्थितियों को संभालने और सबक सीखने का होता है। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष यह सामान्य ज्ञान तब क्यों भूल जाता है जब भाजपा या फिर राजस्व शासित राज्य में कोई हादसा होता है? साफ है कि हादसों में से सबक सीखने की जरूरत सभी को है, राजनीति से लेकर शासन तंत्र को। लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक है, इनका नाम है, आप देखते हैं, राजकुमार सिंह। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए। ये ऊर्जा, धैर्य, सृष्टि में अंधकार और प्रकाश दोनों है। नकारात्मकता, विषमता, कठिन परिस्थितियां अंधेरी रात के समान है, तो कर्मठता, सदाचार, विवेक, ज्ञान, स्नेह, प्रेम, सद्भाव आदि ऐसे आदर्शमय रास्ते हैं, इन पर चलने से चतुर्दिक रोशनी हो जाती है। रात दिन सृष्टि का एक ऐसा चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। यह भी ध्रुव सत्य है कि रात होती है तो सुबह भी होती है। रात के सब नुकसान ही है ऐसा नहीं है। जीवन में कठिनाइयों का अंधेरा यदि आ ही जाए तो उसका संयम भाव से सामना करने से साहस का प्रकाश मिलता है। कठिन परिस्थितियों में बिना विचलित हुए उसमें से निकलने की योजना बनानी चाहिए। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक विचार रखता है उसे उनमें से निकलने के रास्ते मिल जाते हैं। सांसारिक जीवन में मनुष्य तमाम आकर्षणों के चलते गलतियां कर बैठता है। और आप देखिए, छल, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार तथा अन्य अनाचार के रास्ते पर चलकर व्यक्ति अपने इर्द गिर्द रावण की लंका जैसा महल खड़ा कर लेता है, और जिससे वह तनाव, क्रोध, भय में जीने लगता है। ऐसी स्थिति में अकूत साधन संपत्ति से भी सुख, शांति और आनंद नहीं मिलता।
और जब ऐसा महसूस होने लगे तो बिना विलंब किए भगवान राम जैसा आचरण अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा उदाहरण है कि नकारात्मक एवं कुत्सित आचरण के लोग सदाचार के पथ पर चलकर वंदनीय हो गए हैं। हमारे ऋषियों ने विविध फर्मों और जागरण का विधान इसलिए निर्धारित किया कि हमें जीवन में कठिनाइयों, विषमताओं की गहन रात आ जाने पर सो जाना नहीं चाहिए, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के उपाय ढूंढने चाहिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं बताया करिएगा। साकार हुआ एक बड़ा सपना। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल नेटवर्क परियोजना के पूरा होने और वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए कटरा से श्रीनगर रेल सेवा का शुभारंभ होने के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी की धारणा न केवल नए रूप में नए सिरे और पुष्टि हुई, और बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर का समग्र विकास करने और अपने इस अभिन्न भूभाग को हर संभव तरीके से विकास के जरिए राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यह रेल नेटवर्क कश्मीर की जनता के साथ साथ पाकिस्तान विश्व समुदाय को भी एक संदेश है। यह संदेश यही है कि पाकिस्तान कश्मीर को वेतों की रट लगाना बंद करे और विश्व समुदाय भारत पाक के बीच विवाद को कश्मीर से जोड़कर देखने की अपनी संकीर्ण प्रवृत्ति का परित्याग करे। इस परियोजना का पूरा होना कितना बड़ा और अनोखा काम है, इसे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पर उमर अब्दुल्ला के इस कथन से समझा जा सकता है कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए वह आपके राज्य में हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी, यह रेल नेटवर्क और विशेष रूप से चेनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत की इंजीनियरिंग तकनीकी कौशल के साथ इसका भी परिचायक है कि भारत अब कुछ भी करके दिखा सकता है और देश के साथ दुनिया को भी चमत्कृत कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि पहलगांव में भीषण आतंकी हमले उसके जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे हालात के बीच भारत ने यही जताया कि वह किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्र निर्माण के अपने पथ से नहीं डिगेगा। यह इस रेल परियोजना का सपना दशकों पहले देखा गया था। समय समय पर विभिन्न सरकारों ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रयत्न किए, लेकिन एक समय असंभव से माने जाने वाले इस काम को मोदी सरकार ने जिस तत्परता संकल्प के साथ पूरा कर दिखाया वह अपने आप में एक मिसाल है। यह रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे की सबसे कठिन और महत्वाकांक्षी रेल परियोजना है। इसका महत्व इसलिए और अधिक बढ़ गया जाता है क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक आर्थिक विकास का बड़ा वाहक बनने जा रहा है। इस परियोजना को साकार करते समय प्रतिकूल मौसम के साथ जटिल भूगर्भीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इस परियोजना को पूरा करने में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के साथ रेलवे अन्य अनेक विभागों के उन कर्मचारियों या अधिकारियों के योगदान को भी सराहना करनी होगी जो दुर्गम परिस्थितियां निर्माण की कठिन चुनौतियों से जूझते हुए कर्तव्य पथ पर डटे रहे और आतंकी हमलों के खतरे का भी सामना करते रहे। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों को भी अतिरिक्त चौकसी बरतनी पड़ी। यह परियोजना हर दृष्टि से एक गौरवशाली राष्ट्रीय उपलब्धि है। और पुलिस पर बढ़ते हमले। पिछले कुछ महीनों से झारखंड में पुलिस पर हमले लगातार बढ़े हैं। कभी बालू माफिया हमला कर रहे हैं तो कभी साइबर अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीण टूट पड़ रहे हैं। ताजा मामला रांची के लापोंग के कोयनरा गांव का है, जहां ग्राम सभा के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर सिर्फ थाना प्रभारी समेत 2 जवानों को घायल किया, बल्कि थाना पर भी जमकर पत्थर फेंके। पुलिसकर्मियों ने दरवाजे खिड़कियां बंद कर किसी तरह जान बचाई है। जब स्थिति पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई तब घटना की जानकारी पाकर अन्य थानों से पहुंची अतिरिक्त पुलिस ने मोर्चा संभाला। यह स्थिति चिंतनीय है कि जब उपद्रवी थाना तक पहुंच जाए तो आम लोगों की जान माल की सुरक्षा का क्या होगा। कुछ माह पहले ही देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों को पुलिस ने पकड़ा। 25 से अधिक बाइक पर पहुंचे बालू माफिया के गुंडे ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इसी तरह की घटनाओं को धनबाद और रायसराय ढेला में भी बालू माफिया अंजाम दे चुके हैं। इन घटनाओं में पुलिस कर्मियों के अलावा सीईओ और खान निरीक्षक तक घायल हो गए थे। ये घटनाएं यह बताने को काफी हैं कि प्रदेश में अपराधियों का मनोबल किस हद तक बढ़ रहा है और इससे पहले की स्थिति और विकट हो, शासन प्रशासन इस दिशा में कदम उठाए। देख रहे हो आप लोग भैया, ये हमारा प्यारा भारत है। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। ये झारखंड है, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। ये बिहार से अलग करके बनाया गया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। देख रहे हो आप लोग।
सुरक्षित अन्न का अधिकार। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें इस बात के लिए सजग कर रहा है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल यह नहीं है कि हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले, बल्कि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वह भोजन स्वस्थ, सुरक्षित और मानवीय गरिमा के अनुकूल हो। यह दिन हमारी खाद्य प्रणाली के भीतर छिपे संकटों को पहचानने और उन्हें दूर करने का एक आह्वान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष दुनिया भर में लगभग आप देखते हैं कि 42 लाख लोगों की मृत्यु असुरक्षित खाद्य पदार्थों के कारण होती है। कीटनाशकों से जहरीली फल, सब्जियां, मिलावटी दूध, केमिकल युक्त अनाज और नकली मसाले हमारी खाद्य श्रृंखला में इस कदर समा चुके हैं कि असली और नकली का अंतर मिटता जा रहा है। और भारत में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की रिपोर्ट बताती है कि हर 10 में से 3 खाद्य नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरते। यह जन स्वास्थ्य के प्रति एक गंभीर अपराध है। आज जब आप देखते हैं कि ऑर्गेनिक शब्द महंगी दुकानों की शोभा बन चुका है, तब गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के हिस्से में बेसैला भोजन ही क्यों? देश ने हरित क्रांति के साथ खाद्यान्न उत्पादन में चमत्कारिक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन इसी चमत्कार ने रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का जाल भी फैलाया और इससे मिट्टी की सेहत बिगड़ी और जल स्रोत जहरीली हुए। उपभोक्ता का स्वास्थ्य दांव पर लग गया। विकास के इस मॉडल ने उत्पादन को बढ़ाया, पर स्वास्थ्य और स्थायित्व की कीमत पर। अब समय है कि खाद्य सुरक्षा को केवल तकनीकी मानकों से नहीं, बल्कि समग्र मानव कल्याण की दृष्टि से देखा जाए। किसान को टिकाऊ खेती, उपभोक्ता को जानकारी और व्यवस्था का कठोर नियमन, यही त्रिसूत्री नीति होनी चाहिए। खाद्य निर्माण और बिक्री से या आप देखते हैं कि जुड़े हर स्तर पर निगरानी और रिपोर्टिंग की सशक्त व्यवस्था बनानी होगी। यह जिम्मेदारी केवल FSSAI की नहीं, बल्कि राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की भी होनी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में खाद्य साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है। जब बच्चों को यह सिखाया जाए कि क्या खाना है, से क्या जरूरी क्या है, से ये कैसे चुना जाए, तभी उपभोक्ता सचेत बनेंगे। किसानों के लिए रासायनिक निर्भरता से मुक्ति आवश्यक है। इसके लिए सरकारी सब्सिडी का पुनर्विन्यास किया जाना चाहिए और जिसमें रासायनिक उत्पादों पर दी जाने वाली छूट जैविक विधियों पर केंद्रित हो। भारत में अन्न को अन्न देवता की संज्ञा मिली है। यहाँ भोजन केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पुष्ट करता है। और आप देखिए, खाद्य सुरक्षा केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, संस्कृति, नैतिकता का प्रश्न भी। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह जाने वह क्या खा रहा है, पर यह अधिकार तभी संभव है जब उपभोक्ता स्वयं सजग बनेंगे। लेखक हैं रोहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा डॉक्टर प्रीतिमा सिंह के द्वारा लिखा जा रहा है। हरित क्रांति के बारे में भी याद रखा करिएगा। क्या है हरित क्रांति? ये कृषि क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण बदलाव को कहते हैं। यह मुख्यतः 1960 के और 1970 के दशक में हुआ था और जिसमें उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई तकनीकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ये भी याद रखना चाहिए कि नहीं रखोगे? अब बात आती है हरित क्रांति के जनक। तो नॉर्मन बोरलॉग को एक तरह से हरित क्रांति का जनक कहते हैं। समझ रहे? भारत में किसी कहते हैं, बताइए हरित क्रांति का जनक? ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग। अब देखिए, चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए। चुनाव में धांधली मैच फिक्सिंग की तरह है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान संबंधी आंकड़े और नतीजे इसे ही बयान करते हैं। ये राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है ना, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। इसकी PDF आपको दे देंगे तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और देखिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे इसके। ठीक है। और देखिए, कह रहे हैं एम्पायर क्या करने वाली समिति ने में हेरा फेरी। ये पहले चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 से यह सुनिश्चित किया गया कि चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा 2-1 के बहुमत से चुने जाएं। तो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। फर्जी वोटिंग के साथ मतदाता सूची में वृद्धि की भी क्या बात कर रहे हैं राहुल गांधी? मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की बात कर रहे हैं। चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोटिंग की बात कर रहे हैं। सबूत छिपाने की कोशिश की बात भी कर रहे हैं राहुल गांधी। आप लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। मैं कह रहा हूं, देखिए एक बात और बता दूं, राहुल गांधी नहीं, जब बीजेपी चुनाव हारती थी तो आप देखिए बीजेपी के नेता EVM के खिलाफ, चुनाव के खिलाफ, चुनाव के बारे में
देश भर में यात्राएं निकाल देते और कहते थे कि ईवीएम हटना चाहिए। आजकल वो तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस वही काम कर रही है। तो जो हारता है वो आप इस तरह के सवाल खड़े करता है। और मैंने कहा ना, राजनीतिक पार्टियां एक पे 11 हैं, कोई कम नहीं है किसी से। सरकारी अस्पतालों का एक और कड़वा सच, दुष्कर्म के विरोध में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया। ये बिहार की बातें हो रही हैं। चलिए, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। विकास उत्पादन के नए मानकों की आवश्यकता, इसे जरूर हम लोग देख लेते हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में अग्नि, जलवायु, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और वनस्पतियों आदि की भिन्न भिन्न रूपों में उपासना का विधान करते हुए उनके महत्व का विश्लेषण है। हमारे वेद, उपनिषद एवं ज्ञान परंपरा हमें प्रकृति के साथ जीने की ऐसी व्यापक दृष्टि प्रदान करते हैं और जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रह सके। परंतु बीते एक दशक में से औद्योगिकरण और अधिकाधिक उत्पादन की इच्छा में मनुष्य की भोग और लालच की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रकृति और पर्यावरणीय संरचनाओं का अधिकाधिक दोहन शुरू हुआ है, जिसने पर्यावरणीय असंतुलन को जन्म दिया है। वायु प्रदूषण की बढ़ती भयावहता। हाल ही में क्लाइमेट ट्रेंड्स की एक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि हमारे शहरों में फैले वायु प्रदूषण का असर केवल गांव कस्बों शहरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वह हिमालय की ऊंचाई तक भी जा पहुंचा। हिमालय क्षेत्र में ब्लैक कार्बन का स्तर निरंतर बढ़ा और रिपोर्ट बताती है कि हिमालय के बर्फीले शिखर पर बर्फ की सतह का औसत तापमान पिछले 2 दशकों में 4 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक बढ़ा है। इसके प्रभाव स्वरूप यहाँ बर्फ तेजी से पिघल रही है। हाल ही में वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, क्लाइमेट सेंट्रल और द रेड क्रॉस के विश्लेषण के अनुसार अत्यधिक गर्मी के दिनों की संख्या बढ़ने की वजह से एक बड़ी आबादी के लिए अनेक प्रकार की बीमारियां, इस कारण होने वाली मौतों और फसलों के नुकसान की आशंका बढ़ गई है। प्रकृति पर्यावरण के लिए खतरा है। इस प्रकार दिल्ली स्थित थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में सामने आया कि भारत के लगभग 57% जिलों में, जिनमें देश की लगभग 76% जनसंख्या निवास करती है, इस समय अधिक से बहुत अधिक गर्मी का जोखिम है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। नगरों और महानगरों में जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। सीवरेज और भिन्न भिन्न प्रकार के कूड़े के शोधन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। जल स्रोत प्लास्टिक और अशोधित सीवरेज, औद्योगिक कचरे एवं रसायनों के कारण भयंकर प्रदूषण की गिरफ्त में है। तो वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन एवं अन्य गैसों की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद न केवल मानवता के लिए अपितु समूचे प्रकृति पर्यावरण के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। वन क्षेत्र पर अतिक्रमण। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण है। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी है। बढ़ती जनसंख्या, आवास सुविधाओं और विकास योजनाओं के नाम पर खेती की जमीन और जंगल घटते जा रहे हैं। आंकड़ों में तो प्रतिवर्ष लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने जीवित रहते हैं, और यह भी एक बड़ा प्रश्न है। पर्यावरणीय संतुलन के कारण प्रकृति का कोप निरंतर बढ़ रहा है। आंधी तूफान, अधिक बारिश, बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं प्रतिवर्ष आर्थिक नुकसान के साथ साथ हजारों लोगों की मौत का कारण भी बन रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन होने से विश्व की अनेक भाषाएं, संस्कृति लुप्त हो रही हैं। वैश्विक फलक पर व्यापक चिंतन। इन सब के बीच सकारात्मक यह है कि भारत सरकार ने के पिछले प्रयासों से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सीएनजी जैसे महत्वपूर्ण विकल्प तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष पौधारोपण, वनीकरण के माध्यम से हरित क्षेत्र भी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। जलवायु परिवर्तन और अधिक सर्दी व गर्मी के कारण बड़ा खतरा गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न फसलों के साथ साथ जल की कमी की भी है। इतना ही नहीं, भूजल प्रदूषित होने के साथ ही वह नीचे भी गिर रहा है। नदियां भी प्रदूषण की गिरफ्त में है, तो वे निरंतर सूख भी रही हैं। इन सब विषयों पर राष्ट्रीय और वैश्विक फलक पर व्यापक चिंतन योजनाओं की आवश्यकता है। आज गांधी जी की चेतावनी को भी हमें ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा, ऐसा समय आएगा जब हम अपनी जरूरतों को कई गुना बढ़ाने की अंधी दौड़ में लगे लोग अपने किए को देखेंगे तो कहेंगे हमने क्या किया। निश्चित रूप से आज भारत सहित समूचे विश्व को विकास उत्पादन के नए मानक बनाने की आवश्यकता है। ऐसे मानक जो प्रकृति पर्यावरण के अनुकूल हो। यदि पर्यावरणीय असंतुलन के मुद्दे पर भारत सहित समूचा विश्व यथाशीघ्र गंभीरता से विचार नहीं करेगा तो प्रकृति पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य समेत इस धरती पर वास करने वाले समस्त जीवों का अस्तित्व बचना असंभव है। अभी भी समय और स्वयं भी जागें और दूसरों को भी जगाएं। प्रकृति पर्यावरण को प्रदूषित न करें। नीड कल्चर से ग्रिड कल्चर की ओर जाएं, क्योंकि प्रकृति पर्यावरण
संतुलित और सुरक्षित है, तो संस्कृति और संतति सुरक्षित है, जीवन सुरक्षित है। समझे पर्यावरण का व्यापक अर्थ। आज जन जन के बीच पर्यावरण की को विश्लेषित करने एवं इसे चर्चा का मुद्दा बनाने की भी आवश्यकता है। अनेक लोग पर्यावरण का अर्थ केवल पेड़ पौधों समझते हैं, जबकि पर्यावरण तो पेड़ पौधे, झरने, नदी, पर्वत, धरती, आकाश, वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकार की गैसों से बनी एक ऐसी संकल्पना है जो प्रत्येक जीवधारी के लिए जीवन को संभव बनाती है अथवा उसके जीवन को अनुकूल प्रदान करती है। ध्यान रहे कि पर्यावरण में उपयुक्त वर्णित प्रत्येक घटक का अपना विशिष्ट महत्व है। इस घटकों में संतुलन का बिगड़ना ही पर्यावरणीय असंतुलन है, जो चिंताजनक है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। और आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।